ठीक है, तो इट्स अ न्यू टॉपिक, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई गैस है आपकी, ठीक है, कोई गैस है। अब गैस को आपने सपोज एक पिस्टन के अंदर ऐसे करके रखा हुआ है। तो ये जो गैस है एक पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम है, कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई पर्टिकुलर डेंसिटी है, कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन है। ठीक है, अगर तुम्हारी गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मोशन नहीं है, ये रुका हुआ है आपका। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट में आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिससे इस गैस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये गैस एट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो देयर आर सम वेरिएबल्स। इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ये जो होते हैं ये आपके एक गैस की स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और ये आपका किसी टाइम के साथ, एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टाइम के साथ ये चेंज मत हो। समझ में आया चीज? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे ये जितने तुम्हारे गैस के ये जो पैरामीटर्स हैं अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। दिस इज नोन एज स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल विच इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर? तो एक लाइन में डेफिनेशन इसकी लिख लो, राइट डाउन डेफिनेशन। एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by specific values of some microscopic variable called state variables। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल at equilibrium state of a gas is completely described by volume, pressure, temperature, density, कंपोजिशन, और इसको और यू कैन से मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो अब ये चीज तुम्हारी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है, मतलब किसी गैस की इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये तुम्हारे इसके वेरिएबल्स हैं। लेकिन क्या ये वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट होते हैं? देखो अगर तुम्हारा ये गैस बहुत ही फ्रीली एक्सपैंड करने लगे, जैसे एक्सप्लोजन होता है, तो एक्सप्लोजन के समय क्या होता है, जैसे मान लो सडनली तुम इस वॉल्व को हटा दो या इस पिस्टन को हटा दो अभी, तो ये गैस तुम्हारी फ्रीली एक्सपैंड करती है। समझ में आ रहा है? ये जैसे टायर फटता है हमारा, कोई साइकिल का टायर जब पंचर होता है या जब बस्ट करता है बेसिकली, तो जो भी टायर के ट्यूब के अंदर जो भी एयर होती है दैट वाज एट सम प्रेशर, सम वॉल्यूम, सम कंपोजिशन। ठीक है, ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंस कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, लेकिन जो ही फ्रीली एक्सपेंशन होता है तो जब एक्सपैंड हो रहा है उस समय क्या सारे वेरिएबल तुम्हारे, क्या सारे स्टेट वेरिएबल क्या तुम्हारे एक ही तरह मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं? तो वहाँ पे जब भी कोई चीज़ रैपिडली एक्सपैंड हो रही है या कोई भी रैपिड प्रोसेस हो रहा है, तो जितने ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू बहुत ही रैपिडली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग की जो स्टडी है, हम लोग हमेशा स्टडी क्या करते हैं कि जब भी प्रोसेस हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या प्रोसेस में मूव करता है
तो हमारे जो भी ये वेरिएबल्स हैं ये बहुत ही आइडली स्लोली वेरी करने चाहिए। अगर सडन एक्सपेंशन होता है तो ये स्टेट वेरिएबल्स तुम्हारे मतलब वो बेसिकली वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन नहीं रह पाते हैं। इज इट क्लियर? जब भी कोई एक्सपेंशन होता है तो हमारे मतलब अगर हम जब स्टडी करते हैं तो ऐसा कोई भी चीज़ स्टडी नहीं करते हैं जिसमें रैपिड हो रहा है बहुत चीज़ें, क्योंकि रैपिड होने में क्या होता है जो ये वेरिएबल्स हैं ये सही तरीके से उस समय आप जज नहीं कर सकते हो। जैसे एक्सपैंड जब किया तो तुमसे पूछा गया किसी आफ्टर सम मोमेंट की अब वॉल्यूम कितना है तो तुम नहीं बता सकते हो, या अभी प्रेशर कितना है, अभी टेम्परेचर कितना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोला जाता है। आर स्टडीज बेसिकली फोकस्ड ओनली ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ देखो जो हमारी स्टडी होती है हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। क्यों? इक्विलिब्रियम स्टेट में आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम प्रेशर ये सब डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो इसका मतलब वो रैपिडली कुछ चेंज हो रहा है, उस समय हमारे जितने लॉ हैं ये थर्मोडाइनेमिक्स के, मैकेनिक्स के, ये सब फेल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो आर स्टडी विल बी फोकस ओनली फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही आप इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या ये सारे वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं? मतलब क्या ऐसा है कि तुम इसका वॉल्यूम चेंज करोगे और बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा? ऐसा नहीं है, जानते हैं हम लोग। तो वही तुम्हारा जो गैसियस इक्वेशन होता है उसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये वेरिएबल स्टेट बोला गया इसको, दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हम लोग जानते हैं, लिख लो फिर से। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो भी स्टेट वेरिएबल्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे तुमने बोला सर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर देता हूं, तो क्या प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा? तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो गए। इज इट क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया। अच्छा, जो वेरिएबल होते हैं ये दो कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं। जो भी सब वेरिएबल है इनको टू कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। लिख लो टू कैटेगरीज, इट हैज बीन डिफाइंड टू टू कैटेगरीज। One is called extensive and another is called intensive. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को पहचानने का बड़ा सिंपल ये तरीका है कि मान लो कंटेनर में आपके कुछ गैस है, कोई गैस आपने कंटेनर में रख दिया है, तो इस कंटेनर में क्या क्या चीज़ है? मतलब आपका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ डेंसिटी होगा, कुछ मास होगा। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड, एक बार सुन लो पहले, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जो जो चीज़ हाफ हो जा रही है या जो जो चीज़ डिवाइड हो जा रही है वो चीज़ आपकी एक्सटेंसिव होती है, और जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, अब तुम इसको दो पार्ट कर दोगे तो क्या टेम्परेचर दोनों का चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो टेम्परेचर आपका इसका मतलब क्या हो गया? इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। ठीक है, प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? प्रेशर क्या होगा? तो जो जो बदल रहा है वो यहां रख दो, जो जो नहीं बदल रहा है यहां रखो। तो प्रेशर तुम लोगों ने कहां बोला? यहां रख दें। डेंसिटी रख दें। मास कहां गया? ऊपर गया। वॉल्यूम ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये? जिसमें चेंज आता है, हाँ बहुत अच्छा। एक्सटेंसिव में जिसमें ऐसे स्टेट वेरिएबल जिसमें इसको हाफ करोगे तो हाँ हो सकता है केमिस्ट्री में हो। एक्सटेंसिव वही चीज़ है जो तुम्हारी डिवाइड हो जा रही है। इंटेंसिव है ये माइक्रोस्कोपिक हो गया, बेसिकली ये उसके इंटरनल पे डिपेंड करता है। ठीक है,
ये इसके साइज पे डिपेंड करता है, ये इसके साइज पे डिपेंड करता है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, एक चीज बताओ, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, दोनों की चेंज होगी कि नहीं होगी? इंटरनल एनर्जी किस में जाएगा, एक्सटेंसिव में कि इंटेंसिव में? इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूज मत हो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, लेकिन ये एनर्जी है किसकी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले सपोज 100 मॉलिक्यूल्स से 50-50 बचे, तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लिख लीजिए ई। मैं चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका इंटरनल एनर्जी उस मोमेंट पे जो है, ये आपका क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अच्छा, अब नीचे एक फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला देखो, ये तुम्हारा एक्सटेंसिव हो गया, ये आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, ये एक्सटेंसिव वेरिएबल है। यहां देखो प्रेशर क्या था तुम्हारा, प्रेशर तुम्हारा इंटेंसिटी, वॉल्यूम तुम्हारा सॉरी, ये इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है। हीट सप्लाइड एक्सटेंसिव, तो देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एक्सटेंसिव लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में टोटल एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका, ये आपका होता है एक्सटेंसिव। ये इंटेंसिव और ये एक्सटेंसिव है, तो ये एक्सटेंसिव हो गया। तो एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव आपका एक्सटेंसिव हो गया। तो ये आपका इस तरह आपका एक्सटेंसिव आपका एक्सटेंसिव के बराबर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सटेंसिव आपका इंटेंसिव के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो न्यू टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या, नाम से क्या लग रहा है, क्वासी एक नया टर्म आ रहा है आप लोग को, क्वासी स्टैटिक। जैसे देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो आपका किसी भी पिस्टन के अंदर ये गैस फिल है, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वासी स्टैटिक का ये मतलब होता है, देखो नाम ये स्टैटिक वर्ड लगा है, ठीक है। देखो तुम्हें अगर जो फॉर्मूला है PV = nRT, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं कि इसको मुझे P को चेंज करना है लेकिन टेम्परेचर मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब ये साइड आपका कांस्टेंट है, तो अगर P को चेंज करोगे तो V क्या होगा आपका, चेंज करेगा, यस या नो? अगर P को चेंज करोगे V को चेंज हो जाएगा। तो देखो अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा आइसोथर्मल, ये तुम्हारा डायाथर्मिक वॉल है जो कि हीट को एक्सचेंज करने देता है, तो अगर इस पिस्टन को आप क्या करो, बहुत ही तेजी से पुश कर दो या पुल कर दो, बहुत तेजी से। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं हमेशा हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में बात करते हैं। तो अगर इसको सडन तुम एक्सपैंड या कंप्रेस कर दोगे तो प्रेशर तुम्हारा, वॉल्यूम तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रह जाएगा। तो कभी भी कोई भी थर्मोडायनेमिक्स में जब प्रोसेस करते हैं तो दिस प्रोसेस इज स्टैटिक, मतलब ये मूव नहीं करना चाहिए, या मूव करे इतना स्लो करे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हो, इसको थोड़ा सा तुम मूव किए, बाहर किए, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो जो भी टी आपका है बाहर से ये मैनेज कर ले। तो ये तभी हो सकता है कि जब ये प्रोसेस बहुत ही स्लो चले। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तेज़ी से कर दोगे ना तो ये टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा इसके, क्योंकि ये हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो अगर टी को कांस्टेंट रखना है, सपोज यू वांट टू मेक इट आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दैट केस दिस प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी स्लो। अगर बहुत स्लो नहीं करोगे ना
तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। जब भी कोई प्रोसेस करेंगे तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम दिस हैज़ टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, हर समय इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। ये तभी संभव है जब ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो, इनफाइनेटिमली स्लो अगर प्रोसेस हो तभी ये चीज़ हो सकती है। तो अगर तुम्हें P1 V1 से लेके P2 V2 तक जाना है तो तुम्हें ये ऐसे नहीं कि तुम बस खींच दिए सीधे पहुंच जाएगा, ये इसको बहुत ही स्लोली। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, अब कोई चीज़ स्टैटिक रहेगी, बहुत ही स्लो कर दोगे तो बहुत ही स्टैटिक मतलब क्या, मूव ही ना करे। क्वासी स्टैटिक का मतलब ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करे। इज इट क्लियर? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? इज इट क्लियर कि योर प्रोसेस हैज टू बी वेरी स्लो सो दैट इट डज नॉट हैव एनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। लिख लो चाहो एक लाइन में, quasi-static processes means the process has to be done in a very slow manner such that it is always in equilibrium state। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है एक तरह से हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर इतना स्लो कर दोगे, मतलब इसको हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रखना है, तो बेसिकली ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। तो हम लोग रियल लाइफ में इसको जब करते हैं तो बहुत ही थोड़ा स्लो करते हैं, जिससे ये तुम्हारा टू सम सर्टेन एक्सटेंट इट इज शुड बी अ क्वासी स्टैटिक। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में कितनी तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे। देखो इसी का सब टॉपिक, जैसे देखो क्वासी स्टैटिक में सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल दिया, लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, यहां लिख लो T कांस्टेंट। सेकंड प्रोसेस अभी डिटेल में भी जाएंगे। सेकंड प्रोसेस क्या होता है हमारा, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा प्रेशर वेरी ना करे, हाँ प्रेशर कांस्टेंट रहे, P कांस्टेंट। मतलब इसी केस में P कांस्टेंट कैसे रहेगा, जैसे जैसे इसका मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका वॉल्यूम को आप एक्सपेंड करने दो। देखो इसी फॉर्मूले में आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, V/T = NR/P, मतलब ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करे आप वॉल्यूम को बढ़ने दीजिए, तो आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज 0 रहे, नो चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। और लास्ट का एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारा हीट सप्लाई नहीं होती है, हाँ डेल्टा Q आपका 0 होता है, देयर इज नो हीट चेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। ठीक है, अब इसमें पहली हेडिंग डाली आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट हेडिंग इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का बात अभी क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेल्टा T = 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है? अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है तो डेल्टा Q तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा U + डेल्टा W। तो डेल्टा U आपका कितना हो जाएगा, इट मीन्स आपका जो डेल्टा U है ये भी 0 होगा। तो जो भी आप हीट सप्लाई करते हो आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये कहाँ जाता है, वर्क डन में, चेंज इन वर्क डन। और डेल्टा W क्या होता है हमारा, ये P × dV। क्लियर?
अब इसको तुम अगर इंटीग्रेट करने, इसका मतलब देखो ऐसे लिखो इसको, ये इंटीग्रल के हिसाब से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इधर आपका प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम है, ध्यान देना। अब इसको मुझे, अगर ये प्रोसेस मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आइसोथर्मली जा रहा है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 V1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 V2 है, और टेम्परेचर थ्रू आउट जर्नी आपका T कांस्टेंट, इसको बना लीजिए। थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस मोशन A से B पॉइंट में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इनिशियल कंडीशन क्या है आपका, V1 से ये V2 तक जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यानी कि जो वर्क डन हो गया आपका, ये आपका हो गया पी डी वी V1 टू V2। यहां तक हो गया? अच्छा, अब इधर देखो, पी वी इक्वल टू हम जानते हैं NRT होता है, NRT, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपने चेंज नहीं किया। इसका मतलब पीवी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो पी, हाँ, तो यहां से देखो पी डेल्टा वी आपको निकालना है। तो यहां से पी की वैल्यू बताओ क्या होगी, पी की वैल्यू NRT बाई वी, यही होगा। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। देखो यहां पे पी, देखो यहां पे पी को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्योंकि पी आपका कांस्टेंट नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में पी आपका चेंज हो रहा है, पी आपका एक वेरिएबल है। हाँ, पी भी चेंज हो रहा है ना, पी अगर कांस्टेंट होता है हम इसको रिस्पेक्टफुली बाहर कर लेते, बट सिंस इट इज ऑल्सो चेंजिंग सो इट्स ए वेरिएबल, तो इसको आप वी के टर्म में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से पी को रिप्लेस कर देंगे। तो देखो वर्क डन कितना हो गया, NRT बाई वी। आपके बुक में एन की जगह म्यू लिखा है, हाँ म्यू, मैंने बोला था ना म्यू और एन दोनों लिखते हैं। अच्छा, ये आपका dv हो गया V1 से V2। तो NR&T इज योर कांस्टेंट, V1 टू V2 1 बाई वी dv। याद है इसका इंटीग्रेशन 1/x dx, ये इंटीग्रेशन याद है किसी? हाँ, ये होता है ln(x). तो ये आपका हो जाएगा, लिख लो NRT ln v, और बाउंड्री कंडीशन V1 माइनस V2, NRT ln V2 माइनस ln V1। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी याद मैंने बताया था कि ln x माइनस ln y क्या होता है, ये ln x बाई वाई। तो ये आपका हो जाएगा NRT ln V2 बाई V1। ये आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें, ये आपका हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये उसका ग्राफ हो गया। ग्राफ से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि आपका वॉल्यूम धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, प्रेशर इसका डाउन हो रहा है, कीपिंग और टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, लॉग का फॉर्मूला, लॉग थोड़ा सा रिकॉल करिए आप लोग। लॉग की वैल्यू अगर जैसे लॉग x है, ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, x की वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इस केस में ln x की क्या क्या वैल्यू आती है? When x is equal to 0, your ln x will be बोलो,
ठीक है, लॉग नहीं याद है थोड़ा देखो, a टू द पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो ये वैल्यू हमेशा 1 आती है रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ln1 बेस a, ln1 बेस a इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये लॉग तुम लोग को भूल गया तो थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। लॉग कैसे करते, देखो देखो इसका फॉर्मूला याद है कैसे करते थे हम लोग? a की पावर b इक्वल टू सी। तो कैसे करते थे? लॉग c, इसको लॉग लिखिएगा, लॉग c बेस a इक्वल टू b, यही बोलते थे ना। जैसे मान लो 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 100, तो लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू 2। क्लियर? देखो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या आएगा तुम्हारा? log x की वैल्यू जो ln x होगा, इसका ग्राफ भी आप बना लीजिए। ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे होता था, देखो ये 1 होता है, 1,0। अच्छा ग्राफ नहीं किया तो बना लो भी, ठीक है। थोड़ा सा ये ln x का ग्राफ है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है आपकी, 1 पे वैल्यू 0 हो गई, ये तो समझ में आ गया ना? तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। x की वैल्यू जब पीछे होती है तो ये नेगेटिव होती है। ठीक है? तो देखो यहां से, अब इसी से हम लोग यहां कंक्लूड करने वाले हैं। इसको लिख के समझ लीजिए पहले, कोई डाउट हो तो बताइए। देखो इसको एग्जांपल से थोड़ा समझा देना, जल्दी से देख लो। एक प्रॉपर्टी तो सबको याद है ना, 2 प्रॉपर्टी मैंने बताया था लॉग में, कि जैसे a की पावर 1 क्या होता है? a होता है, यानी कि किसी भी नंबर का बेस और ये सेम होगा तो ये 1 होगा। क्लियर? अच्छा एक प्रॉपर्टी और बताया था मैंने, log x की पावर n क्या होता है? n log x होता है। ठीक है? तो देखो जैसे यहां पे x की वैल्यू मैं बोल रहा हूं अगर 1 से बड़ी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं log 4 बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? log 2 स्क्वायर बेस 2, तो 2 log 2, 2 log 2 ये होएगा 2 log 2 बेस 2, तो 2 इंटू 1 पॉजिटिव आ गया ये। अच्छा मान लो मैं वैल्यू लेता हूँ log 2 टू 1/2 लेता हूँ, तो 1/2 तुम्हारा क्या है? x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इसको कैसे ले सकते हैं? log 2 टू द पावर -1 टू -1 आगे आ गया, log 2 बेस 2 ये 1 हो गया, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ क्या चीज़ देख रहे हो कि जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये ln x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इससे हम लोग को यहाँ कंक्लूजन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अगर v2 की वैल्यू v1 से बड़ी हुई, देखो पहला केस 1, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, व्हाट डज इट मीन? कि v2 बाई v1 इज ग्रेटर देन 1। अब ये वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी आ गई तो w आपका क्या आएगा? ये आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर? वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब कि सिस्टम आपका सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग, मतलब हमको काम मिल रहा है। ठीक है, वर्क इज पॉजिटिव मतलब सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग, लिख लो इसे, वर्किंग ऑन सराउंडिंग। पॉजिटिव वर्क का मतलब हमको बेनिफिट है, हमको काम मिल रहा है। सेकेंड देखो केस 2, v2 इज लेस देन 1। देखो इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v1, यानी कौन से केस की बात हो रही है? एक्सपेंशन की बात हो रही है। जब भी गैस एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब
पिस्टन जो कि सिस्टम है दैट इज वर्किंग ऑन द सराउंडिंग, हमको काम मिल रहा है। पिस्टन आपको उठा के ले जा रहा है ऊपर, जैसे लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है। केस 2 V2 इज लेस देन V1, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो इसका मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो, इसी फिगर को बना लीजिएगा। ये अब P1 V1 हो गया, ये आपका P2 V2 हो गया। अब आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है V2 और ये V1, ग्राफ को बना लीजिएगा। अब आपका V2 इज लेस देन V1, यानी कि प्रोसेस इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अब रिवर्स हो गया A to B, तो इट मीन्स V2 बाई V1 इज लेस देन 1। अगर ये वैल्यू अब नेगेटिव हो गई, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो ln की वैल्यू नेगेटिव हो गई। इट मीन्स W इज नेगेटिव, मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव हो गया। वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन द सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, नीचे जा रही है, मतलब पिस्टन, हाँ इसका मतलब पिस्टन नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब इसे कंप्रेशन हो गया। जैसे कंप्रेशन, हाँ तो इसको लिख लो कंप्रेशन। तो कभी भी कंप्रेशन होगा तो यहाँ लिख लो सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम। तो सिस्टम इज वर्किंग ऑन द सराउंडिंग, फर्स्ट केस हो गया जब गैस एक्सपैंड करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक वर्ड में, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क इज डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, दोनों में डिफरेंस समझो। वर्क इज डन ऑन द गैस, अब बाय लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन द गैस किससे? बाय द सराउंडिंग, ऑब्वियसली। यहां पे वर्क डन बाय गैस किस पे? ऑन सराउंडिंग। समझ में आया ना सबको? ये वर्क डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, वर्क इज डन ऑन द गैस बाय सराउंडिंग, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है? जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। डेल्टा Q 0 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट लॉ हमारा है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा Q की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो डेल्टा W किसके बराबर हो गया? माइनस डेल्टा U। क्या बता रहा है ये? कि जो भी वर्क डन होगा, नेगेटिव होगा, हाँ वर्क नेगेटिव नहीं होगा, वर्क डन जो भी होगा वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आएगा बस, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज का मतलब क्या होता है? उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, जैसे हमने आइसोथर्मल में देखा था PV इज इक्वल टू nRT था, आइसोथर्मल में हमारा क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था। आइसोथर्मल में हमारा PV कांस्टेंट था, है कि नहीं? इसको चाहो तो लिख भी लीजिएगा आइसोथर्मल में, वो मैंने बोला था, आप लोग लिखे थे नहीं। PV आपका कांस्टेंट होता है। यहां पे जो रिलेशन आता है वो आता है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और गामा क्या होता है? ये CP बाई CV होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन इसका प्रूफ आपके बुक में नहीं दिया है,
ये पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा की वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हारा होता है, गामा क्या बेसिकली रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, इसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसको ट्राई करते हैं जरा प्रूव करने को, बुक में दिया नहीं आपके, फिर भी देखो डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी होता है, और डेल्टा यू क्या होता है आपका, एन सी वी डेल्टा टी। समझ में आइए, डेल्टा यू क्या होता है आपका, जो एनर्जी चेंज हो रही है तुम्हारी वो एन सी वी डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अच्छा, दूसरा ये गैस है, तो गैस हमेशा क्या फॉलो करेगी, पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला। इसको जब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, ये पी डी वी प्लस वी डी पी एन आर डेल्टा टी। आर से डिवाइड कर दो जरा, पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर, ये आपका एन इंटू डेल्टा टी, ये इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी बाई सी वी इजकल टू माइनस एन डेल्टा टी, माइनस इधर कर दो, ये इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा इक्वेट कर दो तो क्या आएगा आपका, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P डिवाइड बाई R इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V बाई सी वी। ये देखो R जो है, एक हमने पढ़ा था, R को हम क्या लिखे थे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू R, याद है। सी पी माइनस सी वी माइनस पी डेल्टा वी बाई सी वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी सी वी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी सी वी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी सी पी प्लस पी डेल्टा वी सी वी। कुछ कटेगा, ये कैंसिल हो गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, V डेल्टा P जो सी वी है दैट इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V सी पी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा P बाई पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई वी सी पी बाई सी वी। अब इसी सी पी बाई सी वी को एक नया कांस्टेंट में मान लेता हूं, डेल्टा P बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा V बाई वी, और गामा क्या हो गया यहां पे, सी पी बाई सी वी। इसको इंटीग्रेट कर दो, एल एन पी इज इक्वल टू माइनस गामा एल एन वी। इज इट क्लियर? हाँ, और इधर एक कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को भी मैं एल एन सी ले रहा हूं। चलो कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो, एल एन सी।
तो देखो ये क्या हो गया, ln p इज इक्वल टू ln v माइनस गामा इंटू सी, लॉग की प्रॉपर्टी। तो p इज इक्वल टू वी माइनस गामा इंटू सी, तो यहां से पी वी गामा क्या आ गया, कांस्टेंट। यही आपके बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया, इसका प्रूफ नहीं दिया गया है। तो अगर कोई भी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो ये कंडीशन मेन है, डेल्टा क्यू जीरो होता है। डेल्टा क्यू जीरो होता है तो वो आपका प्रोसेस नेसेसरली जो उसके वेरिएबल, जो स्टेट वेरिएबल है उसमें पी और वी आपका इस तरह फॉलो करेगा। ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, कई जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम गैस इक्वेशन लगा दो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर लगा दो आप तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एन आर टी बाई वी रिप्लेस कर दो, एन आर टी बाई वी, वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो ये बन गया टी वी गामा माइनस वन सी बाई एन आर, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। तो टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी कंडीशन होती है। तो ये भी आपका एडियाबैटिक के चलते हैं।